Good morning, guys. Good morning, respected teachers. I am Smita Mishra, Group 5. We are representing the special topic which is in current affair, that is historical background of Constituent Assembly, which is relevant to the CJI statement why we should use only forefather of Constitution, why we doesn't use foremother of Constitution. So I will suggest Nitesh. So my name is Nitesh, and our topic is as said by Smita Mishra, historical background of Constituent Assembly. So why this topic came to surface? The major reason was the statement of CGI, that is, they used the founding father and mother of the Constitution. So till now we were just using the founding father of Constitution, which was directly adopted from the American Constitution, where there were only men who constituted their constitution. So we directly, without thinking, just adopted their nomenclature, which was Western and patriarchal. But our society was very progressive at that time also, by including 15 elected women who contributed in the constitution making of our country. So for further information, I will give my mic to Rudra. संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से महिलाओं के बारे में और उनकी क्या भूमिका रही है, ये बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसे कि आपके सामने संविधान सभा में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी के विषय में विचार विमर्श करने का, अभिव्यक्त करने का अवसर मिला है। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 299 प्रतिनिधि थे। इनमें से प्रांतों के 229 सदस्य और देशी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 15 महिलाएं सदस्य शामिल थीं। और हम महिलाओं की भूमिका की बात करें तो संविधान सभा 1948 में माननीय हंसा मेहता जी ने हिंदू कोर्ट बिल और महिलाओं के अधिकार तथा तलाक लेने के अधिकार पर बल दिया। जो 15 सदस्य महिलाएं थीं वो उच्च शिक्षा तथा स्वतंत्रता आंदोलन की हिस्सेदार रही थीं और भारत के उच्च पदों पर रहकर अपना योगदान दिया, जैसे कि राजकुमारी अमृता कौर, जो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। जैसे सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है और वो भारत की कोकिला कहलाईं। और हम अगर बात करें अमेरिका की या फ्रांस की, तो महिलाओं को जो दर्जा दिया गया है मतदान का अधिकार 80 से 100 साल बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। बात संविधान के जनक के रूप में सामने तथा जननी के रूप में आती है। हमारे संविधान को जनक के रूप में देखा गया है, जननी के रूप में नहीं। फिलहाल ही में ये स्टेटमेंट हमारे सामने आया है कि वक्त की ज़रूरत के साथ हमने अपने संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन किए हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम और संविधान सभा से लेकर अब तक के महिलाओं के योगदान को देखा जाए तो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि संविधान के जनक के साथ साथ संविधान जननी के साथ भी सम्मान दिया जाए। और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। संविधान निर्माण के समय हमारा संविधान अधिकतर बाहर से लिया गया। ठीक है, जब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को अमेरिका से अपनाया गया, जब संविधान का गठन हुआ उस समय सभा में 15 महिलाओं को चुना गया था और हम अमेरिका जैसे देश है वहाँ पर अधिक महिलाओं को नहीं चुना गया। ठीक है, अभी हमारा CGI का स्टेटमेंट आया कि जब हमारे संविधान में 33% रिजर्वेशन भी दिया गया महिलाओं को, तो जिस तरह हर जगह संविधान में हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं? ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था
जिसमें 389 सीट थी। मुस्लिम लीग के अलग स्वीकार के बाद 299 सीट बची, जिसमें 15 महिला भी शामिल थी। ये महिलाएं सभी उच्च शिक्षा से थीं और सभी अलग अलग डाइवर्सिटी से बिलोंग किया करती थी, जिनकी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशंस और ये किसी न किसी रूप से आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इनका चुनाव प्रिवेंशन स्टेट द्वारा किया गया। भारत का संविधान जिस समय बना उस समय महिला सशक्तिकरण एक सपने की तरह था। चलती आ रही आकांक्षाओं को अब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के CGI ने कहा कि जिस तरह भारत के संविधान को फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मदर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं। बढ़ते नॉमिक कल्चर के साथ हमें संविधान में कुछ चेंजेस हुए और कुछ चेंजेस और करने होंगे। जैसे IPC को भारतीय न्यायिक समिति 2023 से कर दिया गया, CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति कर दिया गया। तो अब हमें नॉमिक कल्चर के साथ साथ कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह हमें मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना होगा। थैंक्स टू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मयंक कुमार झा। आज हम बात करेंगे संविधान में उस महिलाओं के बारे में जिन्होंने संविधान बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन महिलाओं का नाम है दक्षिणी वेलुयुदना, हंसा जीवराज मेहता, अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मैशकॉर्न। हम बात करेंगे हंसा जीवराज मेहता के बारे में। मौलिक अधिकार उप समिति, सलाहकार समिति और प्रांतीय संवैधानिक में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज भी फहराया था। उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर के साथ भारतीय महिला अधिकार और कर्तव्य चार्टर एक्ट और UCC के लिए भी लड़ाई लड़ी थी और बहुत सारे मुद्दे पर बहस की थी, जैसे कि बाल विवाह के मुद्दों पर भी लागू करने की कोशिश की थी। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने आदरणीय गुरुजनों एवं मुजांग सर का, जिन्होंने समाज में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और हमेशा शिक्षा को लेकर ही जागरूक करते रहे हैं। अभी मेरे भाई ने बताया है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों नहीं, मतलब जो संविधान का जनक ही क्यों कहा जाता है, माँ क्यों नहीं। इसके ऊपर मैं कुछ अपनी टिप्पणी रखना चाहूँगा। संविधान के निर्माण के समय हमारा लिखित संविधान अधिकतर बाहर से लिया गया है, जिसमें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को अमेरिका डायरेक्ट अडोप्ट किया है, अमेरिका से डायरेक्ट अडोप्ट किया है, जिसको भारतीय संविधान में रखा गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा कर रहा है, जिस संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन 1946 से लिया गया है, जिसमें 299 लोग हिस्सा बने, जिसमें 15 महिलाएं थीं। ये महिलाओं के बारे में बात की जाए, ये फ्रीडम फाइटर्स थीं, जनता प्रतिनिधि थीं, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई है। ये सेल्फ डिपेंडेंट थीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका था, और जो जितनी भी 15 महिलाएं थीं सब लिटरेट थीं। आज के परिदृश्य में चलती आ रही अवधारणा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें संविधान सभा के जनक से साथ साथ संविधान जननी का प्रयुक्त समझ लाना होगा, संविधान जननी का समझ लाना होगा, क्योंकि अभी जो हाल में ही CGI की स्टेटमेंट है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आज़ादी से लेकर राष्ट्र के निर्माण में हमेशा से महिलाओं का योगदान रहा है, चाहे वो सोशली, इकोनॉमी या पॉलिटिकल। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके कल्चर से होती है, उसके नाम से होती है। थैंक यू। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं शुभम मौर्य आज आपके समक्ष संविधान सभा की ऐतिहासिक भागीदारी पर अपने विचार को रखने जा रहा हूं, जिसमें संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। उसके अंदर उस समय पाकिस्तान के भी कुछ सदस्य थे
उसमें उनकी नियुक्ति हुई थी। 389 सदस्य शामिल थे, जिसमें मुस्लिम लीग अलग हो गया था, तो उसमें 299 सदस्य बचे थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। और वो महिलाएं अपने मतलब उनको प्रांतीय सभा से चुना गया था, जो अलग अलग कल्चर को दर्शाती थी, और वो शिक्षा में और तथा राजनीतिक पार्टियां से कहीं न कहीं माध्यम से जुड़ी हुई थी, और जिनको संविधान सभा में चुनाव के लिए बुलाया गया था। थैंक यू। जैसा कि हम संविधान सभा में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत का संविधान जिस समय बना था, उस समय संविधान सभा का जब गठन हुआ था, उस समय नारी सशक्तिकरण सिर्फ एक सपने के तौर पे था। लेकिन फिर भी उस समय हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी काफ़ी भागीदारी रही। वो काफ़ी शिक्षित थीं और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों से वो जुड़ी हुई थी, जिसमें वो सक्रिय रहने के चलते आंदोलनों में हिस्सा भी उन्होंने लिया और कई बार जेल भी गईं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो 15 महिलाएं थी, उनमें से एक है हंसा मेहता। शी वाज बोर्न टू 3 जुलाई ऑफ 1897 एंड सूरत गुजरात में, और ग्रेजुएशन फिलोसफी इन 1918 में, और उसके बाद स्टडी फॉर जर्नलिज्म एंड सोशोलॉजी इन इंग्लैंड से की। उसके बाद हंसा मेहता पार्टिसिपेशन इन द नॉन कॉपरेशन एंड स्वदेशी मूवमेंट्स एंड दिस असेंबली स्ट्रांगली फेवर ऑफ वुमेन राइट्स एंड डिबेट्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड रिजर्वेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। We know that symbolism is the key to represent the society as well as the culture. It's our today need that we have to focus on nomenclature. Like we saw the example of Shiv Shakti in Chandrayaan 3. The matter is not about any amendment. It's a matter of culture, cultural significance in our Indian society, as well as our pride for our country. So we have to represent ourselves with culture. So we have to make it as combination of parents for constitution. Like if we use forefather of constitution, so we have to be used as well as foremother of constitution. That's it. Thank you so much, and I appreciate to my team. There are 15 women who are equally represented Constitution Assembly. Rajkumari Amrit Kaur, Hansa Mehta, and the most important, we can say, Annie Mascarin, who was Christian, and she used the current scenario, the topic of Hindu Code Civil. And all 15 women concerned for the same purpose which we want today, like gender equality, social justice, women's right, and so on. So we have to respect to all 15 women. We can never be say the first woman as a contributor. सर, ये जो CGI का स्टेटमेंट है, इट्स अ सिग्निफिकेंस अबाउट आवर कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी मिरर. हमारे इंडियन सोसाइटी में हिंदू और मेल एंड फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ जनक के रूप में इसको जानते हैं, यानी फोर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कॉलोनियल माइंडसेट को, क्योंकि जो हमारा ब्रिटिशर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंस आज भी है, उसकी वजह से हम इसको पितृसत्तात्मक तरीके से देखते हैं. क्वेश्चन था, बेसिक एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब 15 वुमेन ऑलरेडी उसमें इंगेज थी, फिर उनको निगलेक्ट क्यों किया गया.
मतलब जननी के रूप में क्यों नहीं जाना गया? तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हमारे भारतीय संस्कृति में मेल और फीमेल दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया है, लेकिन चूंकि हम उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट थे और वी अननोविंगली, मतलब हम लोगों को नहीं पता था कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। नॉमेनक्लेचर एक ऐसी पद्धति होती है जो किसी भी कल्चर को शो ऑफ करती है। अगर हम इसको जनक के साथ जननी का रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हम अपनी इंडियन सोसाइटी को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए करंट सिनेरियो में सबसे बड़ा तो यही आया है कि वुमेन्स का रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, 33% कोटा मिल चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में वुमेन्स के लिए वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली दिया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सर अगेन कैन यू प्लीज रिपीट इट? ये संविधान के फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ यदि हम फाउंडिंग मदर्स भी कह दें, ठीक है, तो विल दिस ब्रिंग एनी चेंज? ये सर एक तो जो मैसेज दैट वी आर प्रमोटिंग इक्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और दिस इज ओनली अ नोमेनक्लेचर फॉर व्हिच वी आर वर्किंग। सिर्फ हम नाम के लिए नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, इससे बदलाव क्या आएगा? सर ये जो नॉमेनक्लेचर आपने कहा सिर्फ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सिंबल है और सिंबल्स कल्चर में सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम सिर्फ फादर ऑफ द नेशन कहते जाए तो जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो भी यही सुनेगी कि फादर ऑफ द नेशन थे। अगर कोई डीप में नहीं गया तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि 15 वुमेन्स भी थी, तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि हमारी सोसाइटी जो थी वो पेट्रियार्कल ही थी। तो जो आगे जो वुमेन्स आएगी उन्हें भी लगेगा कि हमारी जो कस्टम्स है, कल्चर्स है, वो पेट्रियार्कल है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो वो अगर हमें फ्यूचर जनरेशन में डालना है तो हमें अपने सिम्बॉल्स बदलने पड़ेंगे और फादर ऑफ द नेशन के साथ मदर ऑफ द नेशन भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में था। सर इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, कमला मेहता, हंसा मेहता, मालती चौधरी, अच्छा विजय लक्ष्मी पंडित, जस्ट स्टॉप इट, दक्षायनी वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करन एंड दुर्गा बाई देशमुख और बेगम आजाज रसूल, नो वन इज हियर, रेणुका रे और सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विशाल सोलंकी है और सबसे पहले मैं मैनेजमेंट टीम एंड टीचर्स को धन्यवाद और अपने टीम मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शुरुआत में मुझे यहाँ पर भेजा और आमंत्रित किया। तो हमें जो टॉपिक मिला हुआ था वो है मातृत्व। तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी चैलेंजेस फेस होते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये होता क्या है, इस सब के बारे में हमारे टीम मेंबर्स और मैं मिलकर आपको इसको इंट्रो करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने टीम मेंबर्स निधि वर्मा से मैं बुलाऊंगा और वो आकर अपना इंट्रोडक्शन दें। It is significant life event for women and their families as it includes healthcare, maternity leave for work and the care and well-being of mother and newborn child. During this maternity period, women face many problems at workplace, in household, in rural and urban areas. So I would like to call Geeta for discussing about the problems. Working women have to balance their professional responsibility with the demand of pregnancy, childbirth and postmortem report. Then required maternity leave, which vary from state and employees. Insufficient maternity leaves create financial and emotional stress on women. Women face fatigue, morning sickness, missed doctor's appointment and child care responsibility due to work-life balance.
There is discrimination which leads to reduced job opportunities and sometimes it's even job loss. Lack of support from employees, colleagues and partners affect on their mental health. Balancing work and motherhood can lead to a high stress on women. Finding time for both work and their personal life can be a juggling effect on women. I would like to invite Le Patel, which proceed with household problems faced by women. मैं इनफॉर्मल सेक्टर मीन जो वर्किंग वुमेन होती है उनके बारे में मैटरनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़्यादातर वुमेन्स एग्रीकल्चर सेक्टर और उसमें ज़्यादातर जुड़ी हुई है। उसमें 42% वुमेन 42% एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि वो ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं होती, उनको पता नहीं चलता कि कैसे हेल्थ फैसिलिटी लेनी है, जो गवर्नमेंट स्कीम से उनको कैसे फ़ायदा उठाना है, कैसे डॉक्टर के पास इतने टाइम पे अपना इलाज कराना है। उससे क्या है कि हेल्थ फैसिलिटी सही से मिल नहीं पाती। इसलिए हमें ज़्यादातर कि वुमेन को एजुकेटेड, उनको ज़्यादातर कि इनफॉर्मल सेक्टर में उनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाती। और इससे कि गवर्नमेंट ने 2017 का एक मैटरनिटी बेनिफिट है, उनमें गवर्नमेंट ने कि जो मैटरनिटी उसमें जैसे वुमेन जो वर्क करती है उनके लिए वर्क फ्रॉम होम रखा हुआ है और उनको हेल्थ फैसिलिटी के लिए अवेयर किया जाता है कि गांव में जाके कैंप लगा के कि ये फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो रूरल एरिया में जो वुमेन रहती है उनको पता चलता है कि गवर्नमेंट हमारे मैटरनिटी के लिए क्या क्या मदद कर रही है। थैंक यू। मैं मातृत्व के लिए जो रूरल और अर्बन एरिया में प्रॉब्लम फेस करती है महिलाएं, उनके बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो रूरल एरिया में हैं उनमें कई महिलाओं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और जो डोमेस्टिक मतलब जो घर में होती है उनको भी ज़्यादातर काम का दबाव होता है और उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती। और कुछ मेडिकल मतलब ऐसे होते हैं कि जहाँ पे फैसिलिटी इनको अच्छे से नहीं मिल पाती और कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता है उनकी सुविधा नहीं मिल पाती, जिस वजह से इनकी मातृ मृत्यु दर जो रूरल एरिया में होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ फेसिस अर्बन एरिया में होता है जिसमें मतलब महिलाओं को ना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो मतलब बस्तियां और मलीन में जो लेडीज़ें रहती हैं ना, उनकी पारिवारिक इनकम कम होने की वजह से उनका कंजम्पशन वो कम कर पाती है, जिस वजह से वो अपने हेल्थ पे मतलब खर्च नहीं कर पाती और स्वास्थ्य पे खर्च भी कम होता है और उच्च लागत पर अस्पताल की सुविधाओं से वंचित हो जाती है, जिस वजह से मातृ मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है और शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाती है और जिससे जीडीपी पर हमारा इफेक्ट पड़ता है। Good morning friends and good morning teachers. My name is Pallavi Singh. My topic is maternity and government policies. Janani Suraksha Yojana, government health program aim reduce maternity and neonatal mortality by promoting in institutional delivery and especially for disadvantaged communities, and launched in 12 April 2005 and as a part of National Rural Health Ministry scheme provided and financial assistance to women and transportations to help them reach health and care facility for delivery, and PM Matrit Vandana Yojana, centrally sponsored schemes by Ministry of Women and Child Development, and aim to give partially compensation to pregnant women and lactating mothers who were working and had to experience a wages losses due to pregnancy. So, women play a very crucial role in our society, as we know, in shaping and making our society. Women makes this. It is important to ensure the safety and security of a woman. Women contribute about 48% of our population, and only 18% of them are involved in our GDP. So just by bridging this gap, our Indian society can improve and can raise our GDP by 30%. One more thing that I want to say, that
a woman through his love, care, knowledge. He shaped the values of his child. This child is going to be the future of our country, and so it is very important that we secure and make him feel safe. It is her right that we have to provide them. With this conclusion, I want to say that thank you all of you again to give me this opportunity. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मैटरनिटी के सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 यह एक कानून है जो गर्भावस्था के समय महिलाओं के रोजगार का समर्थन करते हैं। यह महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ की गारंटी देता है जो नवजात शिशु के देखभाल के लिए काम से दूर रहने के दौरान वेतन का भुगतान होता है। 10 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी व्यवसाय को इस नियम का पालन करना होगा। 2017 मातृत्व संशोधन विधेयक ने इस कानून को और बदल दिया। यह एक्ट मातृत्व के सम्मान की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि कामकाजी माताएं अपने बच्चों को वह देखभाल प्रदान कर सकें जिनकी उन्हें ज़रूरत है। यह एक्ट महिलाओं की रक्षा के अलावा उनको आर्थिक रूप से भी सहायता करता है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि पोषण अभियान, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पहल। Good morning ma'am, good morning sir and good morning my friends. My topic मातृत्व। एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रति स्नेह, प्यार और देख रेख का बालक को छोटे से बड़ा करने में निर्भर से आत्मनिर्भर बनाती है। माँ का कर्तव्य अपने बच्चे के लिए प्रति माँ अपनी क्षमता से आगे जाकर वह नुकसान नामुमकिन काम भी करती है जो अपनी संतान के हित में और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है, ताकि उनके बच्चे बड़े होकर अपने कर्तव्य को समझ सकें और देश की ताकत में अपना योगदान दे सकें। कामकाज महिलाओं द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्भर होते कभी कभी नवजात शिशु के साथ अन्याय हो जाता है, जैसे पूरा ध्यान नहीं दे पाती। बच्चों की परवरिश में किसी भी प्रकार का अविशुद्ध इसलिए मोदी सरकार ने 12 सप्ताह का मातृ अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया, जो माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक है। 2017 मातृ संशोधन विधायक ने इस कानून को और बदल दिया। एक्ट मातृत्व समस्या की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। Myself Smita Koiri. Birth takes a woman's deepest fears about herself and shows her that she is stronger than them. Maternity is used to describe things relating to health and medical care given to a woman when she is pregnant and when she gives birth. We can say that it is a state being a mother. जैसा कि मेरे टीम ने प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में बताया, मैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहती हूँ। Due to lack of awareness about health of women themselves and other problems, according to Global MMR report in 2020, 223 maternal deaths per 1 lakh live births. So the SDG target for maternal deaths is for a global maternal mortality report of less than 70 maternal deaths per 1 lakh live birth by 2030. And then some government schemes. Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana provides for financial support for pregnant and lactating mothers is to improve the health and nutrition for mother and child, as well as compensation for wage loss if any.
Then Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. It provides fixed day assured comprehensive and quality antenatal care universally to all pregnant women on the 9th of every month. Then Integration Child Development Service. It provides nutritional meals, preschools education, primary health care, immunization, health checkup and referral services to children under 6 years age and their mothers. Once again, good afternoon. सबसे पहले मैं वापस बताना चाहूँगा कि मातृत्व मॉर्निटी होती क्या है. बेसिकली कहे तो द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर फ्रॉम प्रेगनेंसी टू चाइल्ड बर्थ, यानी एक महिला के गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक की जो प्रोसेस होता है यही होती है मातृत्व. और उसके बाद में जो उनका जो पालन पोषण होता है, जो उनके कोख में जो बच्चा पनपता है, बड़ा होता है, एक मैच्योर हो जाता है, जो कुछ वो सीखता है वो होते हैं मातृत्व. ठीक है. तो मातृत्व के इसके दौरान जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो गर्भवती होती है तो उनको कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. जैसे उसमें से सबसे पहले एक आता है जो वर्किंग वूमेंस होती है, जो कार्यशील महिलाएं होती है, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सबसे पहले उनको छुट्टियां मिलेंगी कि नहीं मिलेगी. अगर वो किसी जॉब पर जाते हैं तो उनको छुट्टियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो लीव ले सकती है या नहीं ले सकती हैं. तो इसका प्रावधान भी हमारे कानून में दे रखा है. हमें ये बता रखा है कि कोई भी महिला जो किसी भी रोजगार, किसी भी प्रतिष्ठान के ऊपर काम करती है और उसमें कम से कम 10 से ज़्यादा रोजगार से या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अगर काम करते हैं तो उनको छुट्टी लीव्स दी जाती है, लीव्स अप्रूव होती हैं. और कम से कम उनको 1 साल के अंदर मिनिमम 80 दिन उनको काम पर जाना पड़ेगा. अगर 80 दिन से अगर कम पर वो काम करती है तो फिर उनको ये लीव्स अप्रूव नहीं की जाती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सिर्फ जो महिलाएं काम पर जाती है क्या उन्हीं को लीव मिलेंगी, इसके अलावा बाकी जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनको भी ये प्रावधान दे रखा है 80 दिन से ज़्यादा वो अगर काम करती है तो उनको वो लीव मिलेंगी और अन्यथा वो नहीं मिलेंगी, खारिज कर दी जाएंगी. इसके अलावा ये जो प्रावधान है 1961 उस वक्त 12 सप्ताह की छुट्टियां मिलती थी कि 12 सप्ताह से ज़्यादा आप नहीं ले सकते. उसके भी एक टाइम पीरियड होता था, 2-3 सप्ताह पहले आप पहले ले सकते हो और बाकी वाला है उसके बाद में. ठीक है. और 2017 में इसका अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया, तो उसके अंदर 26 सप्ताह यानी लगभग 182 दिन की छुट्टियाँ पारित की गई थी कि आप 182 दिन की छुट्टियाँ ले सकती हो. उसमें भी 8 सप्ताह आप पहले और बाकी वाले जो बच्चे वो आप प्रेगनेंसी के बाद में ले सकते हो. फिर इसके बाद इनको किन किन चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, घरों के अंदर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो काम पर जाती है या हॉस्पिटलों में उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए. तो सबसे पहले हॉस्पिटलों के अंदर उनके लिए NICU नवजात इंटेंसिव केयर यूनिट, ये फैसिलिटी उनको हॉस्पिटल के द्वारा मिलती है. ब्लड बैंक, लेबोरेटरीज, फार्मेसी सेवाएं उनको मिलती है. साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, घरों के अंदर भी साफ़ सफाई होनी चाहिए. और इसके अलावा एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो 24/7 अवेलेबल होती है. आपातकालीन पावर बैंक होता है कि कभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है तो उनको सरकार या जो हॉस्पिटल्स जो फैसिलिटी है वो हाथों हाथ देते हैं. फिर इसके बाद इनको खाने पर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हो गई, जैसे उनको प्रोटीन्स इक्वल प्रोटीन बराबर होना चाहिए, आयरन की कमी नहीं आनी चाहिए. ऐसी चीज़ें जो उनको खाने में ध्यान रखनी चाहिए. फ्रूट्स हो गया, जो चीज़ें उनके लिए होती है वो चीज़ें उनको खानी चाहिए. इसके अलावा मेंटलिटी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है. अब जो वर्क पर जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और घर पर भी रहते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा. अगर वो वर्क पर जाते हैं तो उनको वो राइट्स, कोई कंपनीज होती है, जो कोई ऑफिस होते हैं तो उनको वो राइट्स नहीं देता है कि आप यहाँ पर अगर काम करने आओगे तो फिर आपको अपने काम पर ही फोकस करना पड़ेगा. इस तरह की उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. और इसका समाधान ये है कि आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो तो राज्य सरकार भी उनको ये राइट्स दे रखा है.
हर राज्य सरकार को एक राइट्स दे रखा है कि आप किसी भी ऑफिस में या किसी भी जगह पर आप काम करते हो तो आपके पास अधिकार है कि आप अगर आपका बच्चा अगर रोता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उनको दिन में 4 या उससे अधिक बार आप जाकर उसको केयर कर सकते हो। हेल्थ इश्यू है तो आप हॉस्पिटल जा सकते हो, जैसी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा बेसिकली घरों के अंदर होता है तो उनको स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और समाज के अंदर बहुत कभी कभी समाज का भी उनको प्रेशर डील करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि अगर आपको अपना वंश आगे बढ़ाना है तो मुझे लड़का चाहिए। ये समाज की एक सोच है जो पैदा कर रखी होती है कि लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, वो उनके ऊपर एक प्रेशर बर्डन डाल देते हैं। और वर्क डिपार्टमेंट के अंदर भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे जेंडर बेस पे हो गया। आप लड़की हो या आप महिला हो तो आपको पुरुषों से 20% कम आपको उसका पेमेंट मिलेगा। भेदभाव होता रहता है कि सैलरी में आपको उतना, भले ही महिला अपना काम 100% कर रही हो, उनसे ज़्यादा कर रही हो, फिर भी उनको वो उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट उनको हमेशा कम मिलता रहता है। फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जैसा कि आपको भी बताया गया था, जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गई है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें भी दिसंबर 2022 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि ये हमारे लिए गौरवान्वित का विषय है कि भारत में अब महिलाओं जो मातृ मृत्यु दर है वो 2017-18 से पहले से मुताबिक अभी बहुत कम है। तो उसमें से जैसे नवजात शिशु हो गए, जो 1000 प्रति बच्चों में से जो जीवित बच्चों की संख्या होती है, यानी एक साल में मिनिमम 20 बच्चों की जो होती है डेथ होती रहती है 1000 पर चिल्ड्रन के ऊपर जो जन्मजात हो। और इसके अलावा शिशु मृत्यु दर IMR 1000 बच्चों में से जो 1 वर्ष की आयु से कम बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु होती रहती है। फिर इसके अलावा मातृ मृत्यु दर MMR 1 लाख महिलाओं के यानी 1 लाख माताओं में उनको प्रसव के दौरान 178 महिला का एक आंकड़ा है 2017-18 से 20 तक का। और हाल अब 2020 और 21 के बाद में यह आंकड़ा घट के 100 से नीचे आंकड़ा आ गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि ये हमारे लिए गौरवान्वित का विषय है कि महिलाओं की जो मातृ मृत्यु दर है वो 100 से नीचे आ गई है। और 2030 तक ये एक हमारा सतत विकास का एक लक्ष्य है कि 2030 तक आते आते इसका जो लक्ष्य है वो 30 से कम करने का दे रखा है। और मातृ मृत्यु दर में कुछ स्टेट्स से जैसे केरला हो गया, केरला के अंदर प्रति 1 लाख ऊपर 9 महिलाओं का आंकड़ा बता रखा है। महाराष्ट्र में 33 और तेलंगाना में अभी तक सबसे ज़्यादा 43 का आंकड़ा बताया हुआ है। और इससे पहले भारत में MMR का जो रेट था 1990 तक तो 556 का था, और अभी 2017 से बाद में लेकर 17 से बाद तक वो 100 से भी नीचे आ गए। फिर इसके अलावा उनको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना दी जाती है। ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड के लिए ही है, थर्ड चाइल्ड के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया का बहुत पॉपुलेशन है जिनके घर में 3 से 4 बच्चे हैं या तो उससे ज़्यादा है, तो ये बेनिफिट सिर्फ पहले 2 बच्चों के लिए क्यों है, आगे वाले बच्चों के लिए क्यों नहीं है? भारत सरकार ने नीति चलाई थी हम दो हमारे दो, उसी बेसिस पर। लेकिन उससे जो बच्चा आने वाला है उसको तो प्रॉब्लम है ना ये, और जो माँ है वो तो यही प्रोसेस से गुजरने वाली है, तो उसको ये बेनिफिट वापस क्यों नहीं मिल सकता? इसके लिए आप क्या मतलब सुझाव दे सकते हैं? उसके लिए आई थिंक जो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन तो उसी के अकॉर्डिंग होना है। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? चेंजेस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारतीय जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ कर रखी है। बाकी सरकार चाहे तो सभी को दे, तो वही चीज़ है कि अगर 2 को दे दिया, अगर सरकार ने ये कह दिया कि मुझे 30 को भी देना है, तो फिर ऐसे तो सभी 3, 4, 5 करते जाएंगे बच्चे। लॉजिक सी बात है ये। आप लोगों ने इस पे केवल सरकार के रोल के बारे में बात किया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार के साथ साथ हमारा सोसाइटी और उस महिला के परिवार का क्या रोल है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो केवल सरकार की जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं,
लेकिन हम अपने सोसाइटी की जिम्मेवारी और उस फैमिली के जो परिजन है उसके जिम्मेवारी की कहीं बात नहीं करते, तो उनका क्या रोल है इसमें, वो जानना चाहता हूँ। रोल है, मैं आगे बताने वाला था तो मेरा टाइम आउट हो गया कि इसमें बेसिकली यही चीज़ है कि जब तक सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार कह रही है कि आप लीव ले लो, और इसके अलावा घरों में भी हर समाज की अलग अलग थ्योरीज होती है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा केयर किया करो, वो चीज़ आप किया करो, वो चीज़ नहीं किया करो, आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सा पौष्टिक आहार आपको मिलना चाहिए, और इसके अलावा जो काम समाज कर सकता है, परिवार कर सकता है, वो बेसिकली करता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखा जाता है कि सरकार बहुत सारे स्कीम्स लाती है, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन का बात होता है तो वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको पता नहीं होता है कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं लेकर आती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और कई बार कई हॉस्पिटलों में भी बताया जाता है कि सरकार आपको ये फायदे, ये बेनिफिट दे रही है, तो आप इनका फायदा उठाओ, तो हॉस्पिटल वाले भी कई बार उसको छुपाए रखते हैं। तो फिर हम इसको किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, अपने सोसाइटी को किस प्रकार अवेयर कर सकते हैं? उनको अवेयर करने का एक ही तरीका मैं मानता हूँ कि जो सरकार उनको फायदे दे रही है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है वो फायदा उनको पहुँचाया जाए। अब चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो, चाहे वो सरकार की जिम्मेदारी हो, तो वो काम उनको करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, कैसे उन स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकती है हमारी सोसाइटी या हमारी सरकार? क्योंकि स्कीम्स तो बहुत सारी है, लेकिन आज भी जितनी तेज़ी से उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। जबकि जो योजनाएं हैं अगर उनको 100% इम्प्लीमेंट किया जाए तो अभी तक बहुत ज़्यादा सुधार हो जानी चाहिए थी। ज़्यादातर तो क्या बोलते हैं कि रूरल एरिया में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है, तो हमें ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि गांव-गांव में जाके हम उनको क्या कि जागरूक कर सकते कि गवर्नमेंट ये स्कीम्स भी देती है। आपने सुना होगा, तो मैंने अपनी स्पीच में बोला भी था कि गांव में जाके गवर्नमेंट ये करे तो ये उन जागरूक हो भी सकते हैं। तो मेरा ये कहना कि गांव में ये, और ज़्यादातर एजुकेशन पे क्या बोलते हैं, मेन कोर तो एजुकेशन ही है कि एजुकेशन रहेगा तो हाँ, तो उनको पता चलेगा कि क्या गवर्नमेंट को एक्ट्स है वो सब बेनिफिट्स देते हैं। और एक क्वेश्चन है, हम यहाँ पे हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन समय से लेकर मध्य समय तक वहाँ एक दाई माँ का कॉन्सेप्ट था। हर गांव में एक दाई माँ होती थी। आज वो बहुत हद तक वो ख़त्म हो गया है या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्या हमें उन जगहों पे दाई माँ जैसे लोगों को प्रमोट करना और स्किल करना ज़रूरी है, या केवल हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की ओर फोकस ही करना ज़रूरी है? इसके लिए क्या है कि दोनों जरूरी है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको टाइम की भी जरूरत पड़ जाए, और कभी कभी उनको टाइम नहीं डिलीवरी में तो हॉस्पिटल में जाकर आराम से करवा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी फायदा उठाना चाहिए, और जो चीज़ इमीडिएटली होती है तो उनको भी पूरा करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। तो क्या दोनों का संतुलन होना जरूरी है।